आप सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? भाई आज हमें पढ़ना है उत्तराखंड की क्लास में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन भाग 2। ठीक है। हमारे चैनल यूके स्टडी मॉल, कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड का विभाजन 8 भौगोलिक भागों में होता है। ठीक है ना। तो 8 में से हमने 2 पढ़े थे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र और वृहत हिमालय क्षेत्र। भी कमेंट्स मिली, लगा भी कि वीडियो अच्छी बनी थी। ठीक है ना। अब आपको आगे का पढ़ना है। देखिए ये ट्रांस हिमालय की भौगोलिक विभाजन वगैरह ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज बात करते हैं मध्य हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, मध्य हिमालयी क्षेत्र, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। भौगोलिक विभाजन हमने 8 तरह से किया था। 8 में से हम मैप में समझेंगे कि क्या स्थिति है, कहाँ तक विस्तार है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के बारे में। देखिए सबसे पहले तो इसका विस्तार जान लेते हैं कि उत्तराखंड में इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। लिखा हुआ आपको मिलेगा, देखिए देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। ये तो होगा जिले, लेकिन अब मैप से समझते हैं कि क्या ये इतने जिलों में इसका विस्तार है। तो यदि हम बात करें लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, तो देखिए ये महाहिमालय के दक्षिण की बात आती है। महाहिमालय के दक्षिण में स्थित है एक तो ये लाइन, और इस रेखा के मध्य का जो भाग है ये आपको येलो येलो कलर से दिख रहा होगा। ठीक है। ये सारा विस्तार आता है हमारा। हिमालय कौन सा पड़ता है, ये लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं हम। तो देखिए कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार हो रहा है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन सारा ये उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का कुछ भाग था ना, उत्तरकाशी का कुछ भाग महाहिमालय में था और कुछ भाग लघु हिमालय में। इसके अलावा देखिए ये वाली स्थिति आ रही है थोड़ी सी देहरादून की। ये जो जिला लगा हुआ है बिल्कुल, ये देहरादून की स्थिति है, यदि हम कह सकते हैं उत्तरी देहरादून। ठीक है। थोड़ा सा ये भाग आपको दिख रहा होगा मैप में, ये देहरादून का एरिया है, ये उत्तरकाशी में। इन सब में लघु हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा जो और जिले हैं वो देखिए, उत्तरकाशी से ये इधर देहरादून, ये वाली स्थिति आती है। जो जिला है ये पूरा आता है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल। इसके अलावा थोड़ा सा ये जिला आता है, देखिए ये दक्षिणी भाग पूरा आ गया है, ये रुद्रप्रयाग का। ठीक है ना, रुद्रप्रयाग की स्थिति। इसके अलावा भाई ये जिला कौन सा है, ये है पौड़ी गढ़वाल जिला, पौड़ी गढ़वाल जिला। और इसमें ये चमोली का एरिया भी लिया गया है। देखिए ये जो रेखा जा रही होगी आपको दिखाई दे रही होगी, ये चमोली। ठीक है। चमोली के बाद स्थिति आती है, ये पिथौरागढ़ में नहीं है, बागेश्वर में नहीं है ये, और ये जिला आपका कौन सा बनेगा, अल्मोड़ा। ठीक, ये अल्मोड़ा। और ये देखिए कुछ येलो येलो भाग जो है ये इधर भी है, ये जिला आता है आपका नैनीताल। ठीक है। और नैनीताल के बाद ये जिला आपके यहाँ पे आएगा चंपावत। तो लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है वो कितने जिलों में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार है वो 9 जिलों में है। नाम अगर ध्यान रखने हैं तो ये है, और मैप से अगर आपको समझना है तो देखिए मैप की स्थिति फिर बता दी जाती है। ये जिले आ रहे हैं यहाँ पे, ये पहला ये है, देखिए येलो येलो भाग जिस पर है वो सारा लघु या मध्य हिमालय है। ठीक है। यहाँ पर भी है। दूसरा जिला ये देहरादून हुआ, तीसरा ये टिहरी गढ़वाल, चौथा ये रुद्रप्रयाग, पांचवा है ये पौड़ी गढ़वाल, और छठा देखिए थोड़ा सा ये चमोली का भाग लिया गया है इसमें। ठीक है, चमोली। 6 ये हो गए। 7वां जिला आता है ये हमारा अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद ये देखिए ऊपर ऊपरी ये नैनीताल वाली बात आ जाती है, तो ये 8वां जिला हुआ, और 9वां जिला हुआ चंपावत। तो लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है वो कितने जिलों में है, उत्तराखंड के 9 जिलों में इसका विस्तार है। किसी जिले का उत्तरी भाग लिया गया है, किसी जिले का दक्षिणी भाग लिया गया है, इस तरह से है। ठीक है ना। तो वृहत हिमालय या महाहिमालय में जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो 6 जिलों में उसका विस्तार था मुख्य रूप से, और अब जो हम लघु या मध्य हिमालय की बात करते हैं वो 9 जिलों में है। 9 जिले कैसे कंफर्म हुए, देखिए ये हमने आपको इसमें बता दिया है मैप के माध्यम से। अब इसके बाद बात आती है कि अन्य नाम
क्या लघु या मध्य हिमालय को हम किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अन्य नाम की बात आती है, लघु हिमालय तो हमने कहा, इसके अलावा इसे हिमांचल भी कहा जाता है। हिमांचल मतलब आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था बिल्कुल ऊपरी परत थी, उसके बाद में हमने इसके दक्षिण में देखा था महा हिमालय। महा हिमालय तो सदैव बर्फ से घिरा रहता है, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि जो महा हिमालय के दक्षिण में है हमारा लघु हिमालय, ये आंशिक हिमाच्छादन है, यानी कि जो हिमाच्छादन जो बर्फ घिरी रहती है उसका कुछ अंश आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिमांचल भी कहा जाता है। और बर्फ का जो घर कहा जाता है वो हिमाद्री। हिमाद्री यानी कि महा हिमालय की बात आती है। देखिए ये हिमाद्री था, हिमाद्री जो प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था। और बात कर रहे हैं हम लघु या मध्य हिमालय की, तो इसे हिमांचल के नाम से जाना जाता है, हिमांचल के नाम से, ठीक है। मध्य में स्थिति आ गई है, इसके उत्तर में भी है, इसके दक्षिण में भी बात आ रही है, लेकिन इसकी स्थिति जो है वो मध्य में आ रही है। छोटा हो गया महा हिमालय से तो लघु हिमालय, और इसके अलावा मध्य में स्थिति आने के कारण इसे मध्य हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो उत्तराखंड में जो इसकी चौड़ाई आती है वो है 70 से 100 किलोमीटर। और लघु या मध्य हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 1200 से 4500 मीटर। ये 4500 की स्थिति हमने यहाँ देखी थी, ठीक है। 4500 से ये 1200 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, क्योंकि इसके बाद तो 4500 से 78 17 हमने पढ़ा था ना महा हिमालय की स्थिति। वही ध्यान है सभी को, कल की क्लास में क्या पढ़ा था। तो 4500 से 78 17 जो ऊंचाई थी वो महा हिमालय की थी। और उसके दक्षिण में जो बात आती है लघु हिमालय, ये सारा लघु हिमालय जो है इसकी ऊंचाई आती है 1200 से 4500 मीटर। अब इसके बारे में भी देखिए हमें विस्तार पता चल गया कि हमारे उत्तराखंड के कितने जिलों में लघु हिमालय है, हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा इसे किसी और नाम से यानी कि हिमांचल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है, ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है। अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, क्या यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं या नहीं है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, या यहाँ पर और भी कुछ पदार्थ वगैरह कुछ चीज़ें पाई जाती हैं नहीं पाई जाती, इसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए अगर लघु या मध्य हिमालय की हम मिट्टी की बात करें, ठीक है, मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ये पथरीली है, पथरीली है, हल्की भी है और कम उपजाऊ भी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जो लघु या मध्य हिमालय की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है वो पथरीली है और हल्की भी है और कम उपजाऊ भी है। ज़्यादा खेती यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ठीक है। बहुत मतलब ऐसे इलाकों में क्या होता है जब मिट्टी सही नहीं रहती है तो लोग सीढ़ीदार खेत बना करके खेती करते हैं। थोड़ा बहुत जो एरिया होता है वो मिट्टी वहाँ की साफ करके और सीढ़ीदार, ठीक है, खेत बना करके लोग खेती करते हैं। तो ये देखिए लघु हिमालय की स्थिति दिखाई जा रही है। अगला है यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, वनों की बात आ रही है। एक बहुत अच्छा सवाल भी बनेगा यहाँ पर। देखिए वनों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध है, जो कटिबंध यानी कि जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण है, शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा गर्म है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कोणधारी वन, ये देखिए आपको इसमें दिखाया गया है, ये इस तरीके से कोण बने हुए मिलेंगे, ये इस तरह से। महा हिमालय में जो हमने देखे थे वो नुकीली पत्ती वाले थे, नोक अलग अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें बात आ रही है कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी, ये कोण बने हुए मिल रहे हैं। ये वृक्ष जो है ज्यादातर वो कोणधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जैसे बुरांश हुआ, ये बुरांश है, ठीक है, राजकीय वृक्ष है हमारा उत्तराखंड का, ठीक है। इसके अलावा देवदार के ये वन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोणधारी बना हुआ है। इसके अलावा ये भी कोणधारी है, ये देवदार के वन है, ये बुरांश है। तो इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा भाई वनस्पति तो जितने भी ये वन है वो लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लघु या मध्य हिमालय में बात आती है कि जीवाश्म पाए जाते हैं, हाँ या ना। जीवाश्म
इस क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव है, परंतु यहाँ खनिज की प्राप्ति होती है। अब यहाँ दो बातें आई हैं भाई, एक तो जीवाश्म और दूसरा आया है खनिज। दोनों का क्या मतलब हुआ? जीवाश्म जीवों के अश्म, जीवों के अश्म। प्राचीन काल में कभी कोई जानवर रहा होगा तो उसके जो अश्म होते हैं, ठीक है, जो चिन्ह होते हैं वो जीवाश्म, जीवों के अश्म चिन्ह, ये जीवाश्म कहलाते हैं। इसके अलावा जीवाश्म तो लघु या मध्य हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, वो पहाड़ी है, वो उच्च स्तर पे, वहाँ पे तो इतने लोग भी नहीं रहे होंगे उस समय। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो जब लोग नहीं रहे होंगे, आबादी नहीं होगी, तो वहाँ पर जीवाश्म का भी अभाव ही होगा, ठीक है। परंतु यहाँ खनिज की प्राप्ति होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जब उनका खनन किया जाता है, उन्हें खोदा जाता है, जहाँ वहाँ की भूमि को खोदा जाता है तो वहाँ से कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वो यही बात आ रही है कि जो लघु या मध्य हिमालय है यहाँ पर खनिज की प्राप्ति होती है। खनन में से जो जन्मा हो, निकला हो वो पदार्थ, तो वो खनिज कहलाते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव है, लेकिन यहाँ पर खनिज की प्राप्ति हुई है। देखिए, ये आपको खनिज के प्रकार देखा रखे हैं, खनिज क्या होता है, किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो ये खनिज की स्थिति। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लघु या मध्य हिमालय में हमने नैनीताल की बात की थी। कुमाऊं तालों में ताल नैनीताल, कुमाऊं के सर्वाधिक ताल जो पाए जाते हैं, या ताल कह दें या झीलें कह दें, वो नैनीताल, और नैनीताल का जो एरिया है ऊपरी नैनीताल, वो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो जितने भी ताल हैं, देखिए कुमाऊं के लगभग सभी ताल, कुमाऊं के लगभग सभी ताल या झीलें यदि हम कहें तो कौन से हिमालय में पाए जाते हैं। तालों में ताल नैनीताल जिला तो है, लेकिन नैनीताल जिले का कौन सा, नैनीताल जिले में मतलब वो कौन सा हिमालय की हम बात करेंगे। हम तराई क्षेत्र कहेंगे, भाबर क्षेत्र कहेंगे, या फिर लघु हिमालय कहेंगे, या ट्रांस हिमालय कहेंगे। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है हिमालय से संबंधित कि जितने भी कुमाऊं के ताल का मतलब है अधिकतर नैनीताल में है सब, तो जितने भी सभी झीलें या ताल हैं वो कौन से हिमालय में मिलती हैं, तो ये सब मिलते हैं लघु या मध्य हिमालय में। आप देख सकते हैं ये स्थिति, ये नैनीताल की स्थिति है, ये मल्लीताल की स्थिति है, मल्लीताल, सूखा ताल, ठीक है ना, खुरपा ताल, नैनीताल, सात ताल, ये जितने भी ताल हैं सब नैनीताल में है। अगर जिला पूछ लिया जाए सभी ताल, तो अधिकतर जो ताल हैं वो हैं कुमाऊं के नैनीताल में। पहला सवाल का तरीका। दूसरा ये कि किस हिमालय क्षेत्र में, तो नैनीताल जो आता है वो लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलते हैं सारे ताल, तो या तो लघु हिमालय, और लघु हिमालय ना हो तो फिर नैनीताल। तो कुमाऊं की जितनी झीलें या ताल हुए वो सब भी कहाँ मिलते हैं, सब के सब लघु हिमालय में ही मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो नैनीताल है, नैनीताल जिला, वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं लघु या मध्य हिमालय के बारे में। यहाँ की वार्षिक वर्षा कैसी होती है? लघु या मध्य हिमालय की वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में मापी जाती है, ठीक है। 160 से 200 सेंटीमीटर तक, 160 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक औसतन की बात आ रही है। जो लघु हिमालय की औसतन वार्षिक वर्षा मापी जाती है वो लगभग कितनी होती है, 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। पता है यहाँ पर ग्रीष्म काल में ना मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। आप कभी जाइएगा, अक्सर ग्रीष्म काल में क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर नैनीताल वगैरह इलाका हुआ या पौड़ी गढ़वाल, ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। ग्रीष्म काल की बात आ रही है क्योंकि यहाँ का मौसम ग्रीष्म काल में क्या होता है, गर्मी में बहुत ही सुहावना होता है, सबका जाने का मन करता है। आप भी जाइएगा, और आधे से ज़्यादा तो घूम करके भी आ चुके हैं। देखिए लघु हिमालय में ग्रीष्मकालीन तापमान लगभग औसतन की बात आ रही है 18 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लघु हिमालय की बात है। अब इसके अलावा भाई पहाड़ी क्षेत्र हमने पढ़ा था महा हिमालय, वो तो सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो वहाँ तो एल्पाइन इतने नहीं मिलते जितने कि लघु हिमालय में मिलते हैं। देखिए लघु हिमालय में घास के मैदान, जो मखमली घास के मैदान, ये देखिए मैदान आपको दिखाए गए ना, ये मैदान इस तरह से होते हैं जो मखमली घास के मैदान होते हैं। ज़्यादा ऊंचे ऊंचे वनस्पति यहाँ पे नहीं पाई जाती, अधिकतर यहाँ पर
घास के मैदान पाए जाते हैं। तो घास के मैदान इस तरह से होते हैं, चारागाह के लिए भी सही रहते हैं ये। तो लघु हिमालय में घास के मैदान मतलब कि अल्पाइन कहा जाता है उन्हें, अल्पाइन हम कह सकते हैं। अल्पाइन पाए जाते हैं जिन्हें गढ़वाल में बुग्याल तथा कुमाऊं में पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, लघु हिमालय में घास के मैदान जिन्हें हम अल्पाइन भी कह सकते हैं, अल्पाइन पाए जाते हैं। अगर घास के मैदान ना समझें तो अल्पाइन, और अल्पाइन कभी कभी होता है ना, हम अल्पाइन बोल देते हैं या प्यार बोल देते हैं, इन्हें मीडो भी कहा जाता है, पास्चर्स भी इन्हें कहा जाता है इन घास के मैदानों को। ये नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए पास्चर्स हुआ, मीडो हुआ, प्यार है। अब कभी ये नाम आ जाता है तो स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं क्या है, तो ये प्यार है, पास्चर्स है, मीडो, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो उनमें ये मतलब इन लैंग्वेजेस में किसे कहा जाता है, ये सब ये घास के जो मैदान होते हैं इस तरह से होते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो अल्पाइन हम कह सकते हैं जिन्हें गढ़वाल में बुग्याल तथा कुमाऊं में प्यार के नाम से जाना जाता है। तो जो घास के मैदान होते हैं उनके ये अन्य नाम आपको मिल गए हैं, प्यार भी कहा जाएगा, पास्चर्स भी नहीं कहा जाता है, मीडो हुआ, ठीक है, अल्पाइन भी कहा जाता है, बुग्याल, बुग्याल बहुत फेमस नाम है, इसके अलावा प्यार। ठीक है, तो ये था लघु हिमालय के बारे में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको, लघु हिमालय को। लघु हिमालय का जो विस्तार है देखिए 9 जिलों में है। वो 9 जिले कौन कौन से हमने आपको बता दिया। पिथौरागढ़ में नहीं है, ये बागेश्वर में नहीं है क्योंकि उसमें महा हिमालय का विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा इसका अन्य नाम मिलता है हिमांचल। ठीक है ना, हिमांचल हम कहेंगे, यानी कि आंशिक हिमाच्छादन। यहाँ भी थोड़ा बहुत क्या रहता है, अंश भर हिमाच्छादन रहता है, बर्फ घिरी रहती है। चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है, ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर। यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं बहुत ही पथरीली, हल्की, कम उपजाऊ। लोग यहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना करके खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वन मिलते हैं वो कोणधारी वन मिलते हैं। ठीक है ना, कैसे वन, कोणधारी वन मिलते हैं। जीवाश्म का अभाव रहता है यहाँ पर और खनिज की प्राप्ति होती है। वृक्ष अगर हम देखें, अगर हम सवाल ये भी बनता है, हाँ सवाल देखिए, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष किस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो राजकीय वृक्ष ब्रांच है वो किस हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो हिमालय दे दिए जाएं, वृहत हिमालय है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक। तो हमारे सवाल का जवाब होगा, अभी हमने पढ़ा ना, कौन से हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय में बुरांश की स्थिति है। ये देवदार के वृक्ष ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। खनिज की भी प्राप्ति लघु हिमालय में होती है, कुछ होती है। इसके अलावा जितने भी तालों में ताल नगरी कहा जाता है नैनीताल को। नैनीताल कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है। जब नैनीताल लघु हिमालय में आ रहा है तो इसमें जितने भी ताल स्थित हैं वो सब भी कौन से हिमालय में आएंगे, सब के सब लघु हिमालय के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा जो घास के मैदान पाए जाते हैं, हम अल्पाइन के नाम से कह दें या फिर पास्चर्स कह दें, मीडो कह दें, प्यार कह दें। ठीक है, तो वो सब भी कहाँ पाए जाते हैं, सब लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है औसतन में यदि हम बात करें तो 160 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एक बात का आप और ध्यान रखिएगा कि जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, मैदान से पहाड़ की ओर जाते हैं, तो वहां जाकर के वर्षा की मात्रा कम होती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, मैदान में अधिक वर्षा होती है। अभी देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं। एक सवाल और जो यहाँ बताना था वो ये है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये हुआ ट्रांस हिमालय, ये तो बाहर की ओर हो गया, दूसरी ओर हो गया क्योंकि तिब्बत में भी जा रहा है। एक बात ये कि महा हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ये जो दरार सी बनी हुई है, जो रेखा आती है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है। यह सवाल ये भी बन सकता है कि लघु या महा हिमालय को कौन सी रेखा विभाजित करती है। ये जितने भी हिमालय इन सब के बीच में भ्रंश रेखा रहेगी। ठीक है, डिफॉल्ट रेखा जिसको बोलते हैं, तो वो रहेगी। तो प्रश्न ये बनता है कि लघु हिमालय और महा हिमालय
को जो पृथक करती है, जो अलग करती है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, महाहिमालय और लघु हिमालय की बात आ रही है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा किसे विभाजित करती है? तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा की स्थिति ये जा रही है, और ये किसे विभाजित कर रही है? देखिए इसके उत्तर में देखेंगे तो महाहिमालय, और दक्षिण में देखेंगे तो लघु हिमालय की बात आ रही है। ठीक है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो केंद्र में है, भ्रंश करती है, ठीक है ना। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं। जो भूकंप की स्थिति बनती है, संवेदनशील, अति संवेदनशील जिले आते हैं, वो इन्हीं रेखाओं से आते हैं। यहीं पर भूकंप की स्थिति ज्यादा रहती है। तो ये जो महाहिमालय और लघु हिमालय को विभाजित करती है, वो रेखा कौन सी है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ये सवाल आपका बना हुआ है उत्तराखंड में, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमने ये पढ़ लिया कि वृहत और मध्य हिमालय को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो सवाल ये भी बन सकता है कि ये वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य की जो ये रेखा है, इसे किस नाम से जानेंगे? इसे किस नाम से जानेंगे? तो यही बता दिया जाता है। देखिए, इसको कहा जाता है इंडो सांगपो भ्रंश रेखा। ये अलग से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, हमने ट्रांस हिमालय की बात करी, महाहिमालय हमने पढ़ लिया, तो ट्रांस हिमालय और महाहिमालय के मध्य हमने एक रेखा देखी थी, भ्रंश रेखा। ठीक है ना, तो इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इंडो सांगपो भ्रंश रेखा। प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए कि इंडो सांगपो भ्रंश रेखा किसे विभाजित करती है, किसे अलग करती है, तो जवाब होगा ट्रांस हिमालय और महाहिमालय या वृहत हिमालय को अलग करती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा किसे विभाजित करती है, किसे अलग करती है? तो महाहिमालय और लघु हिमालय के मध्य में हमें फिर एक भ्रंश रेखा दिखाई देती है, ठीक है, जहां से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। तो ये महाहिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कौन सी रेखा हुई? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ये दो सवाल यहाँ पे आपके बिल्कुल अलग हो गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए हम आगे आ जाते हैं। अगला देखते हैं दून द्वार क्षेत्र की स्थिति। दून द्वार क्या है? दून द्वार क्षेत्र की स्थिति देखिए, ट्रांस हिमालय हम पढ़ चुके हैं, ये महाहिमालय भी हो गया है, ये लघु हिमालय भी हो गया है। लघु हिमालय के बाद यदि हम देखें तो हमें चौरस घाटियां मिलती है, बिल्कुल समतल वाला एरिया मिलता है, ठीक है ना, और बहुत ही कम वाली स्थिति रहती है। तो दून या हम द्वार, अब दून द्वार की स्थिति क्या है? जो पूरब में स्थिति जाती है इसकी, वो तो द्वार कहलाती है, और जो पश्चिम में रहती हैं ये घाटियां, इन्हें दून कहा जाता है। तो मिलाकर के इसे कह दिया गया दून द्वार क्षेत्र। तो दून द्वार क्षेत्र की स्थिति कहाँ है? देखिए, ये शिवालिक के उत्तर में और लघु हिमालय के दक्षिण में। दून द्वार की स्थिति जो आती है वो शिवालिक, सवाल को कैसे भी घुमाया जा सकता है, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित है कौन सा क्षेत्र? दून द्वार क्षेत्र। चौरस घाटियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दून द्वार क्षेत्र के बारे में यदि जानकारी लें तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 24 से 32 किलोमीटर है। 24 से शुरुआत होती है, 32 किलोमीटर। ऊंचाई 350 से 750 मीटर तक है। यहाँ की जो वर्षा है दून द्वार क्षेत्र की, औसतन वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर। देखिए, वर्षा की मात्रा नीचे आने पर बढ़ रही है, नीचे आने पर बढ़ रही है। हमने जो बात की थी लघु हिमालय में, अभी हमने पढ़ा, तो 160 से 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पढ़ रहे हैं दून द्वार क्षेत्र में, तो दून द्वार क्षेत्र की स्थिति ये है, ठीक है। दून द्वार क्षेत्र में क्या स्थिति बन रही है? 200 से 250। तो सवाल ये बन जाता है कि यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा घटती है या बढ़ती है? तो जवाब होगा कि उत्तर से दक्षिण में जाने पर वर्षा की मात्रा जो है वो घटती है। और सवाल चेंज कर दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वर्षा की मात्रा घटती है या बढ़ती है? देखिए, सवाल चेंज है, उत्तर से हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ती है, ऊपर जाने पर घटती है और नीचे आने पर बढ़ती है।
कहने का मतलब ये है, यहाँ कुछ दून है, दून यानी कि यहाँ पर घाटियाँ ज़्यादा पाई जाती है, चौरस घाटियाँ अधिक पाई जाती है दून द्वार क्षेत्र में। तो यहाँ कुछ प्रमुख दून है भाई, मुख्य दून। सबसे पहला तो आता है देहरादून, सभी जानते हैं, ये हालांकि एक जिला भी है लेकिन ये घाटी भी है। दून घाटी में ही बसा हुआ है हमारा देहरादून, जो कि हमारे उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। तो मुख्य दून ये देहरादून हुआ, बहुत ही लंबा चौड़ा है ये। आखिरकार ये पश्चिम में ये सारा एरिया जितना भी है ये देहरादून की स्थिति आ जाती है। ये जिला भी बन गया और ये घाटी भी है, ठीक है। दून घाटियाँ में से कहते हैं। हमारा जो देहरादून बसा हुआ है वो कौन सी घाटी में बसा हुआ है? तो क्या जवाब होगा? द्रोण घाटी या फिर दून घाटी में। तो ये देखिए, ये जो सबसे पहला दून बना हुआ है यहाँ पर वो देहरादून बना हुआ है सबसे बड़ा। इसके अलावा पूर्वी दून, पछुआ दून, चंदी दून, हरकी दून, पतली कोटा दून, चौखम और कोठारी दून, मतलब ये स्थिति आ जाती है। देखिए दून द्वार क्षेत्र देहरादून है, इसके अंतर्गत ये स्थिति सारी आ गई। टिहरी की, थोड़ा सा टिहरी का भाग ये लिया गया है बिल्कुल, और ये सारा पौड़ी गढ़वाल ये स्थिति आती है जिला बागेश्वर, अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा बहुत ही थोड़ा सा स्थान है और ये स्थिति आ जाती है नैनीताल की। नैनीताल के बाद ये थोड़ा सा इलाका चंपावत का रहता है दून द्वार क्षेत्र में। बहुत ही चौरस घाटियाँ सी बनी हुई है, बहुत पतली सी, ठीक है ना। तो ये सारा एरिया जो जाता है ये दून द्वार क्षेत्र में जाता है। चौरस घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ दून यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं। इसके अलावा दून द्वार क्षेत्र से सिसवा, आसन नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है, प्रवाहित होती हैं ये सिसवा और आसन नदियाँ। जब आप नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आएंगे, सिसवा, वाल्दी, विद्यालनारो, ठीक है, सोंग, ये सारी नदियाँ आती हैं। कौन किसकी सहायक है ये आपको नदी तंत्र जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो दून द्वार क्षेत्र। इसके अलावा देखिए एक बात का ध्यान रखें, जब ये भ्रंश रेखा, हमने कहा था ना, जब ये भ्रंश रेखा वाली स्थिति आ रही है और भूकंप से प्रभावित ये क्षेत्र ज़्यादा हो जाते हैं, अति संवेदनशील वाली स्थिति यहाँ पर आ जाती है, तो लघु हिमालय में सबसे ज़्यादा क्या होती है? भूस्खलन होता है। भूस्खलन जब होता है, भूमि अपने स्थान से खिसक जाती है, हिल जाती है भूस्खलन में, तो उसका प्रभाव जो सबसे ज़्यादा पड़ता है जब उत्तर से होगा तो दक्षिण की ओर आएगा ना सारा मलबा। भूस्खलन में आपदा है ये हमारे उत्तराखंड की आपदा, भूस्खलन। तो लघु हिमालय में जब भूस्खलन होता है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र पर दिखाई देगा? जो उसके तल में है, यानी कि दून द्वार क्षेत्र में। तो इसके बारे में देखिए, दून द्वार क्षेत्र की बात आती है कि पूरब में तो इसे द्वार के नाम से जाना जाता है और पश्चिम और मध्य में इसे दून कहा जाता है, तथा इन घाटियों में देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। अभी आपको बताया गया था देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। ये कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई लिए हुए हैं? देखिए ये 7500 किलोमीटर लंबा है तथा 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। देहरादून जो हमने बात की थी, देहरादून जिले में ही है, दून घाटी में स्थित है, ठीक है। देहरादून सबसे प्रसिद्ध है, जो कि 7500 किलोमीटर लंबा है, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा देखिए दून द्वार क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। भाई आपदाएं तो होती हैं, वो बात सही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही सही बैठती है, मतलब मानव क्रियाकलाप के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर जन का जो घनत्व है आबादी में यदि देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? दून द्वार क्षेत्र में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। प्रायः लघु हिमालय में भूस्खलन होने के कारण, भूस्खलन होता है लघु हिमालय में, लेकिन उसका प्रभाव किस में देखने को मिलता है? उसके तल में कौन सा क्षेत्र? दून द्वार क्षेत्र, ठीक है। तो भूस्खलन होने के कारण यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं इन दून घाटियों में अधिक होती है। यह भी आपको बताया गया था कि लघु हिमालय में जो भूस्खलन होता है उसका जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, इसी क्षेत्र में, दून द्वार क्षेत्र में। इसके अलावा जो हमारे दून घाटी है वो एक बात के लिए अगर देखा जाए, देहरादून हमारा चावलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रश्न ये बनता है कि दून घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है। ये धान की फसल हो रही है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो धान की फसल जो होती है ये बासमती, देहरादून चावलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ का बासमती बहुत फेमस है देहरादून का, ठीक है। तो प्रश्न ये बन जाता है कि दून घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है।
बाकी तो आपका ये उधम सिंह नगर, ये तराई क्षेत्र वगैरह आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो धान की फसल जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है वो कहाँ की होती है, वो दून घाटी। और दून घाटी में हमारा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है, देहरादून। ठीक है, तो ये आज बात की थी हमने लघु हिमालय और दून द्वार क्षेत्र के बारे में। इसके बाद जो आते हैं हमारे शिवालिक या भाबर, तराई, इसके बाद वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जैसी भी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। ठीक है, नई विचारधारा के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।